नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, महामारी की श्रृंखला में मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेनिश इन्फ्लुएंजा यानी स्पेनिश फ्लू के बारे में, जो सन 1918 में शुरुआत हुई और लगभग 1920 तक इसका कहर रहा। यह एक ऐसी महामारी थी जिसमें लगभग उस समय जो जनसंख्या थी 180 करोड़ पूरी दुनिया की, उसमें से लगभग 60 करोड़ 50 से 60 करोड़ के बीच के लोगों को उन्होंने संक्रमित कर दिया था इस बीमारी ने। और लगभग अगर कैलकुलेटेड रिटन डेथ की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास डेथ हुई थी। वैसे अनुमान के अनुसार मरने वालों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा थी और यह महामारी इतिहास के अब तक के सबसे घातक महामारियों में से एक थी। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका स्पेनिश फ्लू नाम क्यों पड़ा। ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत स्पेन में हुई या स्पेन से ये फैला, इसके चलते इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कहा जाता है कि फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के अलावा अमेरिका को भी इसका बर्थ प्लेस माना जाता है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू का जो पहला केस आया था वह अमेरिका के कैंसास प्रांत से फोर्ट रायली के आर्मी कैंप से आया था 4 मार्च 1918 को। लेकिन उस समय पूरी दुनिया 1914 से लेकर 1919 तक पहले विश्व युद्ध में घिरी हुई थी और पहले विश्व युद्ध में होने के चलते कई देशों ने यह सोचा कि बीमारी की खबर अगर फैलती है और बीमारी फैलता है तो यह एक डर का कारण बनेगा। इसलिए सैनिकों के और लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा रखने के लिए, मोरल हाई रखने के लिए जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूएसए, कई देशों ने, चाहे वो एलाइड ग्रुप के हो, मित्र राष्ट्र हो, कोई भी हो, उन्होंने इस सारे न्यूज़ को दबा दिया और उसे बाहर आने नहीं दिया, चाहे वो डेथ की रिपोर्ट हो, चाहे बीमारी की रिपोर्ट हो। लेकिन स्पेन ही एकमात्र ऐसा देश था जो ना केवल विश्व युद्ध से तटस्थ था, अलग था, इसलिए वहाँ पे रिपोर्टिंग आते रही और हर तरह के रिपोर्ट होते रहे, चाहे वो उनके किंग की गंभीर बीमारी की बात हो या किसी भी तरह की। चूंकि वहाँ से बीमारी की पहली जानकारी वहीं से मिली प्रेस के द्वारा, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्पेनिश फ्लू। शुरुआत इसकी स्पेन से नहीं हुई थी। यह जो बीमारी थी, यह बीमारी भी सबसे पहले अफेक्टेड करती थी एजेड लोगों को, उसके बाद उसके नीचे के एज के लोगों को भी, युवा, वयस्क जो भी थे उनके ऊपर इफेक्ट करता था और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता था। और आजकल एक वर्ड चल रहा है साइटोकाइन इफेक्ट, बस वो साइटोकाइन को यह भी ट्रिगर करता था और उनके इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता था, ख़त्म कर देता था और इस तरीके से यह बीमारी फैलती थी। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ पे स्वच्छता नहीं रहता था, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ही ज़्यादा रहता था। जैसा आप कोरोना का सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक उसी तरह की सिचुएशन थी और इसी चलते इसमें लगभग 10 करोड़ से ऊपर के लोगों की डेथ हुई थी। और अगर आप 1921 की भारत की जनगणना देखें तो एकमात्र ऐसा साल था जिसमें भारत की जनसंख्या नीचे गई थी, बढ़ी नहीं थी, नीचे गई थी, जिसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार स्पेनिश फ्लू ही था। वैसे तो स्पेनिश फ्लू का प्रकोप लगभग 2 साल तक रहा, लेकिन 1918 के लास्ट के 3 महीने बहुत ही घातक सिद्ध हुए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिक जो थे वो आना जाना करते रहते थे। तो वो आना जाना करने के दरमियान में ये वायरस ने अपना म्यूटेशन किया और म्यूटेशन करके अपने में कुछ बदलाव किया, जिसके चलते लगभग 80% जानें उसी समय गई थी। जैसे अभी अगर आप कोरोना वायरस का देखें सिम्टम, तो कई तरह की लापरवाही जो हमने बरती है उसके दरमियान में इसने अपने म्यूटेशन में बदलाव किया है और उसी म्यूटेशन का असर है कि पहले के बाद दूसरी लहर और दूसरे लहर के बाद अब तीसरे लहर की बात की जा रही है। यह जो तीसरा लहर या दूसरा लहर या आने वाला ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो इसी को म्यूटेशन नाम दिया जाता है, जो वो अपने में बदलाव करती है और वो अलग तरीके से आपके ऊपर असर करती है। तो वही म्यूटेशन उस समय भी हुआ था। अकेले भारत की अगर बात करें तो स्पेनिश फ्लू, जिसे एक्चुअली भारत में बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे फीवर के नाम से जाना जाता था, करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और किसी भी देश में स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या भारत में थी। जॉन बेरी ने इसके बारे में लिखा है कि द ग्रेट इन्फ्लुएंजा उनकी किताब है, जिसके बारे में उन्होंने द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया है कि ट्रेनें लोगों को लेकर एक स्टेशन से चलती थी
और लाशों को लेकर अगले स्टेशन पे पहुंचती थी। दिल्ली के एक अस्पताल का जिक्र उन्होंने किया जहां पे लगभग 13,190 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें 7,044 लोगों की मौत हो गई। और उस समय दिल्ली को उसके कमिश्नर ने उसके हाल पे छोड़ करके वो घूमने के लिए निकल गए जापान की यात्रा पे। नाम था भाई साहब का हैली, और उन्हीं हैली के नाम पे आज भी दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो अगर कुछ नेता ऐसे सड़कों के नाम बदलने के चक्कर में, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे लोगों के नाम तो बदल के किसी महान आदमी के नाम पे जरूर रख देना चाहिए। लेखक ने अपनी किताब में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि दिल्ली लाशों का शहर बन गई थी, जहां कफन चोर धड़ल्ले से अपना काम करते थे, कब्र खोदने वालों ने अपना मजदूरी और कपड़ा व्यापारियों ने अपना जो कफन की कीमत थी वो बढ़ा दिए थे। तो वहीं दूसरे लिखते हैं कि शहर में हर समय किसी न किसी की मैयत निकलती रहती थी, जल्द ही कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई और लाशों को सुपुर्दे खाक करने के लिए 3 गज जमीन ढूंढना भी मुश्किल हो गया। जीते जी कोई सुकून नहीं था और ऐसा लगता था मरने के बाद भी कोई सुकून नहीं है। तो इस स्थिति में दूसरे लेखक लिखते थे कि हिंदू भाग्यशाली थे, क्योंकि वो यमुना किनारे ले जाते थे और मृतकों को जला देते थे। जलाने का संस्कार रहता था और अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। उस समय भी कई खाली पड़े स्कूलों, कॉलेजों या बड़े बड़े हॉल्स को क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। लेकिन परिस्थिति उस समय आज से ज़्यादा विकट थी, क्योंकि उनके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। रेमडेसिविर या कई एंटीबायोटिक्स जो आज उपलब्ध हैं वो उनके पास नहीं थे, या कई तरह की टेक्नोलॉजी जो आज हमारे और आपके पास है वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर बस इलाज करते थे तो एस्पिरिन के बल पे करते थे, और एस्पिरिन अगर ज़्यादा हो जाता था तो मरीज खून की उल्टियाँ करने लगता था और मर जाता था। ऐसे सिचुएशन बन गए थे। कई जगह पे तो ऐसी परिस्थिति थी कि बच्चे यानी अनाथ ही रहते थे या महिलाएं या विधवाएं ही पाई जाती थी। शवों के ढेर ही दिखते थे कहीं कहीं पे। इस तरह की विपरीत परिस्थिति थी और भयावह स्थिति थी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के समय में। कई लोगों का ये मानना है कि अतीत को जानने की क्या आवश्यकता है, जो बीत गई वो बात गई। नहीं, अतीत में की गई गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम उसे दोहराएं नहीं बार बार, और सीख करके आगे हम इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। इसलिए आज के समय की जो परिस्थिति है उसमें प्लीज़ मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और जितना ज़्यादा हो सके सेफ रहने की ज़रूरत है। सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो पिछले इतिहास के पन्नों को पलट लें या यहाँ मेरे वीडियोज़ और फोटोज़ में देख लें, लेकिन परिस्थिति एक ही जैसी है, भयावहता बहुत बड़ी है। अब सुरक्षित हमें और आपको रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रहें।